डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए कि फीड मिलिंग इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं, और हम लोगों के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर फीड मिलर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। इंडिया इज नॉट इन ए पोजीशन, इंडिया का हर जगह में नंबर है, जैसे एफिशिएंसी आता है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो डिस्कशन है इट्स मोर रिलेटेड विद फीड इंडस्ट्री, कि फीड इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करना। और अगर हम फार्मिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन फिगर करता है रफली अराउंड 70% ऑफ टोटल एक्सपेंस, फीड एंड फॉडर। क्रिटिकलिटी उसमें ये है कि फॉडर डेफिसिट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी जो है वो बहुत कॉमनली इम्पैक्ट कर रही है नॉट ओनली फीड मिलर्स, फार्मर्स को भी। तो कंसिडरिंग दैट ये सेशन हमने इसलिए रखा है कि एक डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए कि फीड मिलिंग इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं, और हम लोगों के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर फीड मिलर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो हम आखिर में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्कोप्स एंड चैलेंजेस, मैं हमेशा ऑप्टिमिज्म से शुरू करता हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि इंडियन फीड या लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का जो टोटल वैल्यूएशन है इट्स एक्सपेक्टेड बाय 2030 समवेयर अराउंड 31 लाख करोड़, 350 बिलियन डॉलर के करीब का मार्केट एस्टिमेटेड है, पुट टुगेदर एवरीथिंग इन दिस, विच इज ह्यूज। जो अगर आप देखें कि फिनोमिनली अगर पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री की हम इवैल्यूएशन देखें उसके हिसाब से इंडिया इज फेयरिंग रियली गुड। ग्रोथ की जब तक हम बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड हर सेगमेंट में ग्रोथ है, चाहे हम डेयरी की बात करें, पोल्ट्री, एक्वा, हर एक सेक्टर जो है वो रफली 10% के इन एंड अराउंड ग्रो कर रहा है। अब अगर कोई ग्रोथ होती है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है। जहां तक कि हम देखते हैं कि इंडिया में एक राइजिंग मिडिल क्लास जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आने वाले टाइम में, जो कंजम्पशन के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, आई थिंक वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेटिंग मार्केट हम लोगों का होगा, इंडिया का आने वाला जो टाइम है। दैट इज द रीजन कि जितने भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो इंडियन कंटेक्स्ट के लिए इसलिए अच्छे हैं कि हम केवल प्रोड्यूसर्स ही नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट भी है, और कंजम्पशन जो है वो हर सेक्टर में हमें विजिबल है। और ख़ास तौर से कोविड के बाद अगर हम देखते हैं, एग्री सेक्टर इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ में अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं, चाहे नेशनल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट मिशन हो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, जितने भी डिजीज प्रिवेंशन के, हर चीज़ में गवर्नमेंट खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि लाइव स्टॉक सेक्टर की वायबिलिटी बनी रहे। इसी चीज़ को लेते हुए कि ये फीड टेक एक्सपो की जब हमारी बात हो रही थी तो ये डिस्कशन हुआ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को डिस्कशन पर लाया जाए कि इस सेक्टर को अगर वायबल करना है तो उसके वेज एंड मीन्स कौन है। और आज के जो स्पीकर्स होंगे वो हर सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, पोल्ट्री, डेयरी एंड एक्वा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। अब इन सेगमेंट्स में ग्रोथ किस तरह से होगी, अनडाउटेडली ये है कि प्रिसीजन, जो अभी लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, प्रिसीजन न्यूट्रिशन, पोल्ट्री और एक्वा सक्सेसफुली कर रहे हैं लेकिन गुंजाइश वहाँ पर भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है डेयरी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट मिस्टर गणेश शर्मा टू टॉक अबाउट दैट। चैलेंजेस, लो प्रोडक्टिविटी, एवरीवन नोज कि प्रोडक्टिविटी का एक चैलेंज है जिसको हमें एड्रेस करना है। फीड एंड फॉडर डेफिसिट रफली ये माना जाता है बाई 2025 38% फॉडर डेफिसिट होगा, जिसको फीड रिसोर्सेज के थ्रू आपको कवर अप करना होगा। तो देयर इज अ कांस्टेंट कंपटीशन बिटवीन ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक। तो उसमें हमें ये देखना है कि जब भी हम बात करें किसी भी रॉ मटेरियल के यूसेज की, उसका इम्पैक्ट
किस तरह से होना है कि ह्यूमन और लाइफ स्टॉक की नीड्स को डिफरेंशिएट करना होगा। डिजीजेस, एनवायरमेंटल इश्यूज दो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, लेकिन इन द डेज टू कम ये चैलेंज आना है फीड इंडस्ट्री के सामने भी और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के। मार्केट लिंकेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसको हमें एड्रेस करना होगा। हमारे स्पीकर्स उसके बारे में बात करेंगे। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी इज नॉट न्यू टू एनी फीड मिलर, बहुत कॉमन है ये। प्रिसीजन न्यूट्रिशन स्पेशली डेयरी लैग करती है इस चीज़ को। हम हमेशा ये कहते हैं कि पॉलीगैस्ट्रिक है, इसलिए वी नीड नॉट टू लुक इनटू प्रिसीजन न्यूट्रिशन। लेकिन पोल्ट्री एंड एक्वा में क्रूड प्रोटीन की बात नहीं करते हैं लोग, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, फैट्स की बात नहीं करते हैं, फैटी एसिड्स की बात करते हैं। तो टाइम हैज कम कि जहाँ पर हम अगर इंग्रेडिएंट्स चैलेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आज अगर नहीं करेंगे तो 5 या 6 साल बाद आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। बट उसके लिए जो रिसर्चेस चाहिए, क्योंकि डेयरी मॉडल्स जो हैं वो अभी भी कुछ लोगों ने डेवलप किए हैं, लेकिन अगर एनआरसी मॉडल को देखें या नेसेम मॉडल को देखें, अभी भी डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन्स की बात होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जिस चीज़ की चर्चा करेंगे हम लोग कि क्यों हमें प्रिसीजन न्यूट्रिशन में स्पेशली अमाइनो एसिड या फैटी एसिड बैलेंसिंग के बारे में देखना चाहिए। वैल्यू चेन जो है लैब से फील्ड तक, टेक्नोलॉजीज जो है लैब में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन नाउ टाइम हैज कम कि हमें फील्ड डिप्लॉयबल लेबोरेटरी टेक्निक्स जो है, एनालिटिकल सर्विसेज जो है, उसके बारे में हमें बहुत सोचना चाहिए। फीड इंडस्ट्री ऑलरेडी कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। माइक्रोटॉक्सिन कंटेमिनेशन, पुअर फीड एफिशिएंसीज, हेल्थ की भी बात करते हैं तो उसमें भी सर्टेन चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन स्पेसिफिकली एट फार्म लेवल, अभी भी जिस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं है। तो इस चीज़ की मैं आज जो हमारे नोटेड स्पीकर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के बारे में ज़रूर वो डिस्कशन करें। बात करते हैं प्रिसीजन की, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। केवल ये इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, खासतौर से डेयरी का अगर हम बात करते हैं, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन डेयरी की डॉक्टर मदने ने काफ़ी कुछ, जो मेरे मुझसे प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है कि डेयरी कुड हैव बीन अ गोल्डन जर्नल फॉर अस। इट्स अ गोल्ड माइन। अगर किसी भी सेक्टर में आप देखें, फिनोमिनली उसकी जो वैल्यूएशन है और डिमांड है, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 25 years में मैं कीप ऑन टेलिंग ओनली दैट मिल्क डज नॉट हैव एनी रिलीजन। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट वेयर वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी रिलीजियस टैबू इनटू इट। दैट इज द रीजन इट्स मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। और जो डिमांड है वो आउटपेस कर रही है प्रोडक्शन को। जो एफएमसीजी डिमांड है इट्स ग्रोइंग बाय 12%, हमारा प्रोडक्शन 5.6% के आसपास चल रहा है। लगभग हम डबल स्पेस से ग्रो कर सकते हैं अभी भी, और खासतौर से फीड इंडस्ट्री में। जहाँ तक हम बात करते हैं डेयरी के लिए, एफिशिएंसी हमें बात करनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग टू सो मेनी कंपनीज, वन ऑफ देम इज एडीसीओ ऑल्सो, कि व्हाई वी शुड नॉट start talking about something which is important, that is precision nutrition. Crude protein, crude fat, crude fiber, अभी तक हम उसी में ही अटके हुए। कहीं ना कहीं हमें उससे नेक्स्ट स्टेज पर जाना पड़ेगा। अगर हमें एफिशिएंसी की बात करनी है, फीड एफिशिएंसी, खास तौर से कैटल फीड एफिशिएंसी की, बफलोज के लिए Mr. Ganesh Sharma will be covering that, and I am happy that as a noted speaker he would like to highlight that particular thing. Buffalo standards globally किसी के पास नहीं है हमारे अलावा। India is the only country where we have one of the largest population of buffalo and we have know-how of buffalo, लेकिन उसको हम effectively utilize नहीं कर रहे हैं। Time has come that we need to start putting our efforts to develop that. तो प्रिसीजन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, बहुत मल्टीफेरियस है। एज ए डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन इजीली टॉक अबाउट, इट्स नॉट सो सिंपल कि हम आसानी से बात करें कि प्रिसीजन और प्रिसीजन अराइव हो जाता है। लॉट मेनी प्रैक्टिकल रिसर्चेस आर रिक्वायर्ड। सर्टेनली दिस इज एरिया ऑफ वर्क
which I think we need to work on. ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन की, फॉर्मुलेशंस की, बहुत सारी चीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस, क्योंकि अभी भी जैसे स्पेसिफिकली मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन नॉर्थ में ज़्यादा रहता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहाँ मैं हमेशा देखता हूँ या तो अंडर फीड हो रहा है या ओवर फीड हो रहा है, राइट फीड नहीं हो रहा है। जो राइट आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है टीएमआर बैलेंसिंग में, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। तो ये एक एरिया ऑफ वर्क है जिसमें एक आदमी को काम करना चाहिए, हम सब लोगों को मिलके सोचना चाहिए कि इसको हम और कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं। पोल्ट्री एक्वा ने बहुत एडवांस किया है प्रिसीजन न्यूट्रिशन में, हमारे नोटेड स्पीकर डॉक्टर अमयनाथ, ही विल बी टॉकिंग अबाउट, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है कि जिसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक्वा ने AI/ML पे काफ़ी काम किया है, सेंसर टेक्नोलॉजी पे काम किया है। पोल्ट्री और डेयरी में अभी हम इमेजिंग पर हैं, लेकिन न्यू टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, प्रेडिक्शन मॉडल्स, हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फ्यूचर डायरेक्शन अगर हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, अनडाउटेडली हमारी जो एनिमल एफिशिएंसीज, केवल मैं डेयरी की बात करूंगा यहाँ पर, अभी भी वे लो हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। पोल्ट्री और एक्वा में वी आर एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बट देयर इज स्टिल स्कोप दैट वी कैन डू फार बेटर देन अदर्स। प्रिसीजन न्यूट्रिशन, वी हैव वेरियस मॉडल्स, nutrition models which we can say NRC or NASEM, CVP Holland का, INRA France का, but Indian standards we have not looked into। हमें यह मानना चाहिए कि अभी भी जो हमारी काव है वो क्रॉस ब्रेड काव है। We call it as HF, but it is having Indian genetic pool। तो उसकी requirements हम लोगों को practically workout करनी चाहिए। We can take inspiration from any of the model which is available globally। Buffaloes के केस में we don't have any model, we need to develop that model because this is total जो milk का pool है इंडिया में 51% is still flowing from buffalo farms, 49 is from, because we have high amount of, because of certain regulations, we have high population of unproductive dairy cows which is pulling us back। अगर हम comparison buffalo और crossbred का करते हैं, undoubtedly crossbred animals they are far more productive than buffaloes, लेकिन फिर भी there is a significant pool जो buffaloes से flow कर रहा है अभी भी, और उसके बारे में काम करने की ज़रूरत है। We need to come out of that तबेला culture। हमारे पास बहुत अच्छा genetic pool है, but time is that we need to work on genetics, at the same time we need to work on right nutrition for them। So जो हमारे speakers हैं, I would like to request them that if they can talk about that। Feed testing, this is very important। जो हमारा बहुत बड़ा pool है, commercial farms, अभी भी commercial farms struggle करते हैं। Considering that कि अगर हम fodder technologies पे काम कर रहे हैं, TMR balancing पे काम कर रहे हैं, that is something, low cost is important, but I always talk about, हमारे जो previous session था, lot many deliberations has happened on cost effectiveness farming solution। I completely agree with that। Infrastructure अगर आप, लेकिन nutrition में आप नहीं कर सकते। Nutrition में you need to totally work on efficiencies, that what efficient nutrient deliverables you can ensure to cattle, it not only impacts the quality of milk, it impacts the health of the animal also। तो ये बहुत important चीज़ है जिसको हमें cover करना चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिशिया, अभी भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं। मेरे दोस्त जो NDDB से थे उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ, ही ऑल्सो हाईलाइटेड सम ऑफ द थिंग्स जो NDDB कर रही है, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि फील्ड डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजीज कहाँ से हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करके एकेडमिक इंस्टीट्यूट से कि प्रैक्टिकल डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाए। मैंने लगभग 15 इयर्स मल्टीनेशनल्स में काम किया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में, ग्लोबल पोजीशंस में। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रैक्टिकल अप्रोच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही एफिशिएंसी ला सकती है, वही इकोनॉमी आपको ड्राइव कर सकती है। तो वहाँ पर हमें देखना बहुत ज़रूरी है। फार्मर एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, फार्मर अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट।
जब तक फार्मर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक वो चीप की तरफ जाएंगे, एंड चीप इज़ नॉट द बेस्ट। कुल मिला के मैं 25 इयर्स का एक्सपीरियंस यही शेयर कर सकता हूँ, चीप इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ट। तभी मैं लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशंस की बात नहीं करता हूँ, मैं बेस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशंस की बात करता हूँ। बीइंग अ डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट, ओवरऑल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही बात कहता हूँ कि लीस्ट कॉस्ट इज व्हाटएवर यू कैन मेक, बेस्ट कॉस्ट इज व्हिच गिव्स यू बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। So a dairy nutritionist should work on return on investment instead of least cost. So there is something with this. I would like to invite our first speaker, which will be talking about challenges of poultry industry. He is also a good friend of mine. He is Vice President Feed Business from Jaffa Confed, which is an Indonesian conglomerate. And Mr. Amenath, I would like to mention specifically about him that he is a known figure in our industry. I would like to welcome him, and he is doctorate in agribusiness, and he has done many international awards also he got, and today he is leading one of the biggest feed operations, which is spanning not only in poultry but dairy, aqua and swine also. So I would like to request you to share. Good afternoon. I am told to speak on poultry only. Challenges and opportunity in Indian poultry sector, but it is more into feed. I will give you some figures about the poultry sector. मैं देखा हर बार जब भी कोई स्लाइड्स आप देखते हैं, सब लोग मंथली या ईयरली नंबर्स देते हैं, तो मैं सोचा why should not I give a daily basis number, क्योंकि animals need everyday feed, तो better to segregate into now daily basis। तो क्या है हमारा जो इंडस्ट्री है, it will be easy for them to remember कि हमको एक दिन में कितना फार्म्स में approximately 100 crore birds at any point of time in the farms, 100 करोड़ चिकन पोल्ट्री फार्म में कोई भी टाइम में रहता है। कितना 100 करोड़, एक दिन में 100 करोड़ कोई भी इंडिया में, इट इज ए नंबर व्हिच कैन बी चेंज ऑफ 10%, 15% बेस्ड ऑन द सीजंस एंड ऑल अदर थिंग्स, बट 100 करोड़ 100 करोड़ बर्ड्स एनी टाइम इन द फार्म्स। सपोज लाइफ स्टॉक को ऐड करेंगे देन इट विल बी 55 करोड़। कितना 55 करोड़। और सपोज हम ह्यूमन बीइंग को ऐड करते हैं 140 करोड़, तो 140 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 53 करोड़ ऐड करिए, 100 करोड़ ये 140 करोड़ 240 करोड़ प्लस ये 53 करोड़ लाइफ स्टॉक, मतलब क्लोज टू 300 करोड़ एनिमल्स को हमको डेली खिलाना है। और वो कोई दूसरा से कोई आसमान से कोई खाना नहीं खाता है, जो मतलब जो खेती से उगाते हैं उसको वही खाना है। तो 300 करोड़ एनिमल को हमको डेली खाना सोचना है, जो फ्यूचर का हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। उसके बाद सपोज हम एक्वा कल्चर ऐड करते हैं, तो एक्वा कल्चर करीब 16 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है हमारा एक्वा सेक्टर में। उसका फीड में कैलकुलेट कर रहा था, हार्डली इट इज 4-5 मिलियन एक्चुअल कंपाउंड फीड दे आर यूजिंग। इफ यू कन्वर्ट इनटू द टोटल फीड दे आर कंज्यूमिंग, इट इज अराउंड 21 मिलियन मेट्रिक टन। जितना फीड चाहिए उसको, वो फीड में मैं जा रहा हूँ, फिर नंबर्स बताता हूँ। तो पहले माइंड में ये रखिए कि 300 करोड़ एनिमल को डेली हमको खिलाना है। उसमें से ब्रॉयलर है 52%, लेयर है 32%, 38%, और जो कलर देसी कॉकरेल जो भी गवर्नमेंट का भी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का अंडर में जो भी बर्ड्स है वो 10% है। कभी आपका माइंड में आता है कि 10 करोड़ देसी मुर्गा भी पालन होता है देश में। ये कोई भी आपको अभी जो प्रोडक्शन करता है, कोई ब्रीडर, सपोज इफ यू आस्क एनी देसी ब्रीडर ओनर, व्हेन आई एम आस्किंग टू देम कि कितना प्रोडक्शन होता है, सर मेरा तो इतना, बाकी कितना पता नहीं है। आई नो मेनी देसी ब्रीडर्स, आपका मतलब कितना देसी प्रोडक्शन होता है, सर मेरा तो इतना, बाकी किसका पता नहीं है। तो ये जो 10 करोड़ है ये बहुत बड़ा है,
जो किसका नजर में नहीं है, nowhere will find this numbers, but since we are in the market 20-25 साल का जो भी हमारा तजुर्बा है, तो वहां से कलेक्ट करके हम आपको बताते हैं कि 10 करोड़ वो सब एनिमल्स भी है। एक प्रोडक्शन 138 बिलियन है तो कॉमन है, सब लोग को पता है। पोल्ट्री मीट 6 मिलियन मेट्रिक टन और 2.4 मिलियन मेट्रिक टन आज के दिन में इंडिया में स्लॉटर हाउस का कैपेसिटी है। कितना? 6 मिलियन टन चिकन प्रोडक्शन होता है, लेकिन आज के दिन में स्लॉटर हाउस रेडी हो गया 2.4 मिलियन मेट्रिक टन, ऑलमोस्ट 25 to 30%, more than that. Utilization is very less. Utilization may be hardly 25%, 30% utilization. लेकिन स्लॉटर हाउस इतना आ गया, it shows that India is converting into the processed meat in 5 years, 10 years down the line. It is also a big signal for every poultry producers to get ready with the processed production. Per capita consumption 103x 7.4 kg meat. एक्सपोर्ट अराउंड एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है इंडिया से ऑन एन एवरेज इज अराउंड 2 बिलियन US डॉलर और एम्प्लॉयमेंट अराउंड 25 मिलियन, 2.5 करोड़ लोग पोल्ट्री सेक्टर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। 2.5 करोड़ इज अ बिग नंबर। नाउ इफ आई कन्वर्ट इनटू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जो इंडस्ट्री का जो वैल्यू है पूरा पोल्ट्री सेक्टर का 2.3 ट्रिलियन, जो आपको करीब करीब 25 बिलियन हो रहा है US डॉलर में। सो वी आर प्रोजेक्टिंग इट 8.4 ट्रिलियन। मैं सोचा एक बार INR में करते हैं, हमेशा हम USD करते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अभी हम धीरे धीरे USD से बाहर आना है आपको, अभी इंडिया में ही होना है। आत्मनिर्भर भारत का ऊपर हमको भी सोचना है। CAGR 12.6%, ये गवर्नमेंट का डेटा है। Employ ये double Y contribute 51% India's total meat output and integral to food and nutrition security. बहुत important because चिकन जो है वो सबसे सस्ता मीट है, हाई प्रोटीन, मतलब जो हेल्थ के लिए डॉक्टर सजेस्ट भी करता है, तो चिकन इज द बेस्ट मीट, बेस्ट अफोर्डेबल मीट। अभी फीड एडिटिव्स एंड जो इंग्रेडिएंट्स है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर्स है। अभी इंडिया में 34 to 36 मिलियन मेट्रिक टन टोटल फीड प्रोडक्शन होता है फॉर पोल्ट्री ओनली। अराउंड जिसका वैल्यू है 25 बिलियन, 3500 प्लस फीड मिल्स, 3500 का ऊपर रजिस्टर्ड फीड मिल है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। एंजाइम्स 1.3 बिलियन है, ईच डे 1 लाख मेट्रिक टन फीड। 100 करोड़ बर्ड्स को 1 लाख टन फीड डेली चाहिए। नाउ इफ आई गो टू कैटल एंड एक्वाकल्चर, तो उसको समझ हम ऐड करते हैं, तो एवरी डे फॉर द एनिमल्स वी नीड 1.5 लाख मेट्रिक टन फीड। कितना चाहिए? 1.5 लाख टन। सुबह उठ के आप जो आपको एनिमल को खिलाते हैं, तभी आप सोचिए कि 1.5 लाख टन आज फीड लगता है। तो 1.5 लाख टन फीड में आप ग्रेन कैलकुलेट करेंगे, सपोज 90% ग्रेन में जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 1,10,000 टन करीब आपको ग्रेन डेली चाहिए। 1,10,000। मैं यहाँ पे ह्यूमन को नहीं लाता हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एनिमल्स। लेकिन ये अभी का स्टेटस है। इफ इंडिया विल कन्वर्ट द वे डेयरी बिकमिंग मोर सेंसिटाइज्ड, यू नो, फार्मर्स आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, तो सपोज वो फुल फ्लेज में लगेगा, तो इंडिया में एटलीस्ट आपको डेली 2 लाख टन मिनिमम फीड चाहिए, एवरीडे 2 लाख मेट्रिक टन। तो 2 लाख मेट्रिक टन फीड 1 डे, अब जब ईयरली कैलकुलेट करेंगे, इट विल गो टू 75 लाख टू 100 मिलियन मेट्रिक टन। कितना? 100 मिलियन मेट्रिक टन फीड चाहिए। और इंडिया में जितना सारा ऑल ग्रेन्स, जितना सारा एग्री आउटपुट है, एग्री कमोडिटी प्रोडक्शन होता है, वो करीब करीब 350 मिलियन मेट्रिक टन है। उसमें से आदमी को भी खाना है, एनिमल को भी खाना है। तो ये जो हमारा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, ऑफ एनिमल्स ऑल टुगेदर। तो कितना बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये जस्ट ऑलवेज, देयरफॉर आई हाईलाइट ऑलवेज द नंबर्स, कि आप नंबर जब लाएंगे तभी हमको पता चलेगा। अरे 1.5 लाख टन डेली चाहिए फीड, अब 1.5 लाख के लिए 1 लाख टन ग्रेन्स चाहिए, तो वो कहां से आएगा? उसका ऊपर हमारा फूड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना सारा ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है फॉर अस, फॉर द फ्यूचर। सो की इंग्रेडिएंट्स अमीनो एसिड यूज अराउंड 40% जो एडिटिव का अंदर,
enzymes 22%, probiotics 18%, maize around 36.6 million ton. It is vary 2-3 million metric ton based on the agencies' government data. Soybean around 13.5 million metric ton. So for the feed in poultry sector, we are using around 18 to 20 million metric ton corn and around 6 to 7 million metric ton soybean. So if you will add cattle and aquaculture, then it will be further increase. Now new ingredients in the picture, it is everybody's mouth, DDGS. कि DD सब लोग आजकल DDG से बात करते हैं, तो DDGS भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो 2.5 से 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है DORB, जैसे बोलते हैं ना हर चीज में सेट होता है DORB, नॉन कॉम्प्लिकेटिव रॉ मटेरियल्स, वो सबका दोस्त है। कहीं पे किसको प्रॉब्लम होता है वो जाके सामने खड़ा हो जाता है, वो है DORB, उसका भी शॉर्टेज होने लगा आज के दिन में। Around 10 to 12% of feed ingredients demand, इंडिया 10 से 15% फीड इंग्रेडिएंट्स एडिटिव्स साल में 10 से 15% इंपोर्ट भी करती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारा फीड एडिटिव है। यू आर डिपेंडिंग ऑन यूएस, यू आर डिपेंडिंग ऑन चाइना, डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। फीड कॉस्ट एंड प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे डेयरी में 60% आज पर द एक्सपर्ट की 60% फीड लगता है, तो जो कंसिडर के मैं बोल रहा हूँ, पोल्ट्री के लिए 70% प्रोडक्शन कॉस्ट है। हाई प्राइस फ्लक्चुएशन इन मेज, सोयाबीन एंड DORB। लास्ट ईयर इफ एनीबडी अटेंडेड माय सेशन, एवरीबडी वाज पैनिक ऑन कॉर्न प्राइस। कोई इधर सब लास्ट ईयर थे, उनको याद होगा, तो मैं बड़ा हाईलाइट में बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि आप कॉर्न को लेकर टेंशन नहीं लीजिए, पर्टिकुलरली कभी भी कमोडिटी को लेकर टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। जिस दिन इथेनॉल वाले का 26 रुपए का ऊपर जाएगा तो इथेनॉल वाला फिर आएंगे राइस में। अभी तो गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आ गया कि यू कैन नॉट यूज कॉर्न, यू हैव टू यूज राइस मोर। तो इसलिए आज का दिन में कॉर्न का प्राइस 20 रुपए का नीचे है। शायद इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी आदमी है, इवन भगवान को भी पता नहीं था कि लास्ट ईयर इसी टाइम में जब कॉर्न का प्राइस 27 रुपया था, आज इसी टाइम में कॉर्न का प्राइस 19 या 20 रुपया है। तो ये फार्म प्राइस है 17-18 रुपया तक किया। कोई फार्मर जो हमारा कस्टमर है वो बोलता है सर हाई मोस्टर कॉर्न हम 15 रुपया 14 रुपया में बेचा है। तो दिस इज व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज, कि किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाले आगे। ना हमको काल को पता है कि मुर्गी का रेट क्या होगा, ना काल हमको पता है कॉर्न का रेट क्या होगा। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर डेटा, नो मॉनिटरिंग सिस्टम, नो रेगुलेटरी ऑन दैट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लिमिटेड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत कम है, और क्रेडिट डिपेंडेंस एंड डिले पेमेंट्स। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडस्ट्री का है, मैं हर प्लेटफॉर्म में बोलता हूं, तो क्रेडिट। हर आदमी को हमारा इंडस्ट्री में, नॉट ओनली पोल्ट्री, शायद एंटायर लाइफ स्टॉक में सबको क्रेडिट चाहिए। एवरीबॉडी वांट्स प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट एट चीपेस्ट प्राइस एंड हाई क्रेडिट। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस दिन आपका क्रेडिट कम हो जाएगा, आपका ये इंडस्ट्री, वो भी हम यूरोप और यूएस के साथ फाइट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं तो हमेशा चैलेंज बोलता हूँ क्रेडिट है, क्योंकि उसमें आप हर साल में सपोज कोई फीड एडिटिव वाला हो, कोई भी आदमी को पूछो, तो जितना उसका धंधा नहीं है उससे ज्यादा मार्केट में क्रेडिट डाल के रखा रहता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नीड फॉर इंग्रेडिएंट डाइवर्सिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग बढ़े, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काफी काम चल रहा है। अच्छे हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज है। अभी आपको पता है GMO नॉन GMO लेके काफी डिबेट भी चल रहा है। तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके उसका ऊपर हमको काम करना है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर, वी कैन ब्रिंग द एफिशिएंसी। लाइक सुबह डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एक सपोज डेयरी, हम इंडिया में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा 11 kg पर का अवल यील्ड है, जबकि वर्ल्ड एवरेज से काफी नीचे। वर्ल्ड एवरेज है 27, 25, 26 है, तो यार हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। फार्म मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी, अनइवन फार्म प्रैक्टिसेस, डिजीज, ये itself is a चैप्टर। तो एवियन इन्फ्लुएंजा, IBD, ये साल इतना सारा मोर्टेलिटी हुआ। ऐसा फार्म में जो 40%, 50% मोर्टेलिटी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पुअर लिटर मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन। तो आप सपोज कहीं भी डॉक्टर जाते हैं, तो उनको जाके सपोज फार्मर को आप बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो पहला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी ईयर, आप कितना साल काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में।
तो आप सबको बोले 10 साल से 15 साल से वो डबल कर देगा, मतलब मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसे ही चलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसके बाद और कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका बॉस को फोन करके बोला सर इसको भेजो मत। तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट किया है कि सपोज कोई हमारा डॉक्टर जाएगा, उसको बोलते हैं सर ऐसा डॉक्टर भेज देते हैं, वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर क्या देगा कि ये लीजिए आपका फीडर कम है, ये ड्रिंकर कम है, यहाँ से हवा इधर जाना है। सर 25 साल से मेरा हवा एक ही रास्ता में जाता है, ये बोलता है हवा इधर से लाओ। तो दिस इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर फार्मर माइंडसेट व्हिच वी हैव टू चेंज। लिमिटेड ऑटोमेशन एंड बायोसिक्योरिटी अवेयरनेस, ये तो सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर सुयास का जो इनिशियल प्रेजेंटेशन में बता रहे थे कि ऑटोमेशन इज द फ्यूचर, क्योंकि जब तक हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे आगे हमारा किसका रोजी रोटी चलने वाला नहीं। तो अभी सपोज आप ऑटोमेशन में नहीं फोकस करेंगे तो आगे जाके आप फैक्ट्री चला नहीं पाएंगे, आप फार्म नहीं चला पाएंगे। फैक्ट्री में जाओ, छठ पूजा है तो आधा फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद, क्योंकि लेबर नहीं है। तो until and unless we will think about the automation, we cannot predict a good future for our industry, every industry, और एक जो market fragmentation and competition, unorganized live market dominance। इंडिया का मार्केट अभी भी जो पोल्ट्री में काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। आप देखा होगा इंडिया में अभी भी 90% बर्ड है जो वेट मार्केट है, आपको जाके वहां पे ऑर्डर देना है, वो आपके सामने कट करता है, वो आपको देता है। लेकिन लास्ट पोस्ट कोविड देयर इज ए बिग चेंजेस हैपेंड। अभी सपोज पुना वी आर आल्सो प्रोड्यूसिंग थ्रू आवर प्रोसेस प्रोडक्ट लाइक इन द नेम ऑफ जाफा बेस्ड। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट कोविड से लेकर अभी तक ईयर ऑन ईयर देयर इज ए ऑलमोस्ट 15 to 20% ग्रोथ इन प्रोसेस मीट। ये के फ्यूचर है तो धीरे, क्योंकि जब until and unless you maintain the biosecurity and hygiene, आगे जाके सरकार नहीं तो बंद करेगा, हम नहीं करेंगे तो सरकार बंद करेगा, कि डिजीज जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। प्राइस सेंसिटिविटी ड्यू टू स्मॉल ट्रेडर एंड ब्रोकर। मॉर्निंग, if for example today morning, if any industry associations declare today live bird price is for example 100 rupees, वो शाम को जाते जाते वो ऑर्डर करने होंगे 80 रुपये हो जाता है। तो प्राइस का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स एंड इट इज ट्रेडर ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो उसको भी ऊपर हमको काम करना है। वीक ब्रांडिंग एंड कंज्यूमर एजुकेशन। जब इंडस्ट्री में हम कोई हर आदमी सपोज बर्ड प्राइस 100 रुपीज, एक दिन में कहीं सपोज कोई किधर कुछ काऊ भी मर गया ना, कुछ क्रो मर गया कौवा, तो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल में बोल देगा कि बर्ड फ्लू हो गया, तो 100 रुपया जाके वो 70 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया उसका लॉस। ये श्रावण आ गया, कल कोई फेस्टिवल अमावस्या, पूर्णमी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, हर मंथ है इंडिया में, उसमें हर इंटीग्रेटर का फार्मर का करोड़ रुपया जाता है। लेकिन सेम इंटीग्रेटर और फार्मर को उसको बोलिए कि मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए अमिताभ बच्चन को लाना है या आमिर खान को लाना है या प्रॉपर ब्रांडिंग करना है, वो 2 रुपया करके दे दो, बर्ड में 1 रुपया करके। सपोज उसके पास 50 लाख का इंटीग्रेशन है, बोलते हमारा 5 लाख है, वो सच बताएगा नहीं, क्योंकि उसको देना पड़ेगा 1 लाख। अभी 20 रुपया कम रेट में बेचेगा, ही इज हैप्पी, बट ही डोंट वांट टू इन्वेस्ट फॉर द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। जब तक जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, तो उसका ऊपर भी हमारा काफी काम हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग इंडस्ट्री नॉट डूइंग, पोल्ट्री इंडस्ट्री डूइंग वेरी गुड जॉब। इफ यू सी ईयर ऑन ईयर देयर इज मल्टीपल चेंजेस हैपनिंग, ब्रांडिंग में हो रहा है, कोई एफएम थ्रू से कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र एसोसिएशन है, दे आर रेगुलरली डूइंग ब्रांडिंग, वेस्ट बंगाल इज डूइंग ब्रांडिंग, बट ये बहुत कम है, वी आर नॉट इवन डूइंग 5% ऑफ द ब्रांडिंग। आप एफएमसीजी में किसको पूछो, उसको मार्केटिंग कॉस्ट ही 10 से 15%। अभी हमारा कंपनी में, मतलब इंडस्ट्री में, हमारा इंडस्ट्री में आप पूछो कितना है, इसका 0.1% एवरेज आउट होगा नहीं, 0.1% नॉट इवन वी आर स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग। सब 0.1 से 0.2 भी हो जाता है तो मालिक बोलता है अरे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपया सुबह रात को 20 रुपया कट करके बेचेगा, बेचो नहीं तो बर्ड मर जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ लैकिंग वी आर हैविंग, लैक ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड का ऊपर तो दैट इज ए वेरी बिग चैप्टर, बिकॉज नाउ फॉर्चुनेटली BIS हैज टेकन स्टेप्स इन डेयरी, पोल्ट्री में BIS भी आ रहा है, CA है आपका एक्वाकल्चर में, बट देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, बट आई एम श्योर इन नेक्स्ट 5-10 years देयर इज ए स्टैंडर्ड लाइक ह्यूमन फूड्स, ये आगे होने वाला है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू मेक आवरसेल्फ चेंज एंड वी शुड कमिट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, कि हमको ये स्पेसिफिकेशन है कि कौन बर्ड के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन है वी हैव टू गिव।
and we are also like company like Jaffa, we are now printing everything on the back. Whatever we are giving, we are printing on that. Poultry में भी, cattle में भी, aquaculture में. Margin pressure for integration and feed suppliers, that is happening because of not doing that things. Policy and workforce constraint, complex regulatory approvals for new project. हमारा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट रिलेशंस वेरी वेरी नेग्लिजिबल, नॉट लाइक अदर इंडस्ट्रीज. आप हर गवर्नमेंट बोलता है कि वी हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस. अभी हम भी गवर्नमेंट कंप्लायंस करते हैं, सरकार ऑफिस में आता है, सिंगल विंडो मिलता है. वो विंडो किधर से निकल, एक विंडो में तो आप एंट्री करो, उसके बाद देखेगा जैसे वो क्या बोलते हैं, वो ग्लास का घर होता है ना सब जगह में. तो गवर्नमेंट में जैसे आप एक विंडो में घुसेंगे, फिर हर जगह में देखेगा विंडो है. तो विंडो ढूंढते आपका प्रोजेक्ट जो है ना 2 साल 3 साल चला जाता है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसको ऊपर हमको इंडस्ट्री को काम करना है कि हमको कोई भी लाइसेंस के लिए, कोई भी अप्रूवल के लिए इतना लंबा प्रोसेस है. मैं आई वाज 15 डेज बैक मैंने पल्टन में गया था जो डेयरी का. तो वहाँ पे एक साइलेज मैन्युफैक्चरिंग क्लास किया. तो उनसे भी उनका स्टोरी सुना कि साइलेज के लिए भी कितना सारा गवर्नमेंट प्रोसीजर्स है. एक साइड में हम डेयरी को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन एक साइलेज फैक्ट्री बनाने के लिए वी हैव लॉट ऑफ परमिशंस रिक्वायर्ड. उसको कैसे मिनिमाइज करना है वो तभी संभव होगा जब हम गवर्नमेंट के साथ हमारा अलाइनमेंट बढ़ेगा. लिमिटेड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंड एसपीएस कंप्लायंस. आप सब एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी का इतना सारा कंप्लायंस है, तो क्योंकि आपको WTO में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एसपीएस का, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अभी जो छोटा फार्मर है जिसके पास कैपेसिटी है वो नहीं कर पा रहा है, उसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है. शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड न्यूट्रिशन एंड वेट, सबसे बड़ा आज के दिन में लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में सबसे भाव होता है ना, मतलब उत्तवा, वो सारे वेटनेरियंस के हैं. न्यूट्रिशनिस्ट क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर माय वेटनरी न्यूट्रिशनिस्ट में हर फोरम में बोलते हैं, उनका थोड़ा सा मिलते ही नहीं है. ऐसा गवर्नमेंट है, जैसे हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट में 200 पोस्ट निकलता है तो मिलते हैं 150 कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है वेटरनेरियन. तो इसलिए वेटरनेरियन का काफी शॉर्टेज है. तो जितना वेटरनेरियंस है यहाँ पे, थोड़ा सा खुद को फील प्राउड कि हमारे लिए आपका धंधा चलता है, ठीक है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका सब्स्टिट्यूट के लिए ना हम धीरे धीरे डिप्लोमा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वेटरनरी का डिपेंडेंसी कैसे कम होगा. कि कंपनीज नो ना हाउ टू फाइंड द अल्टरनेटिव वेज. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. डॉक्टर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वेटरनरियंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. इतना पढ़ाई किया, 7 साल 8 साल पढ़ाई करके तो डॉक्टर कन्नड़ साहब है यहाँ पे हंस रहे हैं, बोलते हैं हम 30-40 साल से वेटरनरी किया है. तो नो डाउट बिकॉज फॉर यू ओनली दिस इंडस्ट्री सर्वाइव्ड. लैक ऑफ यूनिफॉर्म वेलफेयर गाइडलाइंस, वो तो वेलफेयर के ऊपर बात नहीं करना है कि आप कोई भी फार्म में जाइए सब ऐसे चलता है. इनसफिशिएंट पब्लिक प्राइवेटेड R&D कोऑर्डिनेशन. R&D और एक सबसे बड़ी चीज है कि आज के सरकार का जो R&D का ऊपर सबसे बड़ा सब्सिडी, इंडिया गवर्नमेंट बोलिए स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, द मोस्ट सब्सिडी सेक्टर इज R&D. आप कोई भी R&D करो, सरकार के पास आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करो, दे exactly I don't know state wide different but there is a up to 50-60% सब्सिडी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार का बहुत सपोर्ट है, लेकिन उसको हम कर नहीं पा. सरकार पैसा देता है, वो भी हम लेने के लिए तैयार नहीं है. जब हमको सरकार हेल्प चाहिए, सरकार हमको नहीं मतलब हम उसका मदद नहीं ले पा रहा है. तो ये बहुत बड़ा, दैट इज ए बिग लैकिंग दैट वी आर नॉट कीन ऑन R&D. कि फार्मर बोले एक बायोसिक्योरिटी के लिए एक पीट बनाओ, वाटर पीट. अरे क्या है वाटर पीट, वो ऐसे ही चलता है, सुनता ही नहीं. प्रिसीजन न्यूट्रिशन एंड फीड इनोवेशन, ये प्रिसीजन न्यूट्रिशन से जो वर्ड है ना वो काफी फेमस हो गया है. अभी हर आदमी प्रिसीजन बोल रहा है. अभी वो प्रिसीजन है क्या, ये इट नीड वन डे सेशन, बट जस्ट लाइक फोकस ऑन अमीनो एसिड बैलेंसिंग एंड लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन. सो दैट इज आई नो नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज अभी सपोज आप 25% प्रोटीन का फीड कैटल फीड में बेच रहे हो, 25 रुपए में बेच रहे हो या 30 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन 21% प्रोटीन वाला ब्रॉयलर फीड आप 40 रुपए में बेच रहे हो. तो प्रोटीन दोनों में सेम है,
25% dairy feed equal to 30 rupees या 32 rupees, 21% of broiler feed equal to 40 rupees. दोनों में क्रूड प्रोटीन उतना ही है, उल्टा कम है, लेकिन आपको यहाँ पे 10 रुपया देना पड़ता है, which is almost 40% एक्स्ट्रा कॉस्ट. ये माइंड में डालते नहीं है आप. सपोज ऐसा बहुत सारा स्टेट है, सपोज आप लेयर फीड बेचेंगे, वो कस्टमर साहब उसके पास 10 लाख लेयर है, वो पहले बोलता है आपका प्रोटीन कितना है, 30% प्रोटीन देगा क्या LC35 में, डॉक्टर सोमेश्वर है पता होगा, तो 30% उसको प्रोटीन चाहिए. आप फीड में परफॉर्मेंस बाद की बात है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ये अंडरस्टैंडिंग फार्मर को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये जो प्लेटफॉर्म में बात करते हैं, वी ऑल नो दैट अमीनो एसिड इज an important factor, but how we communicate to the farmers that crude protein is not the important factor for the performance. The amino acid is the important factor that we are lacking on creating farmer awareness. Enzymes, probiotics, organic minerals, data driven feed formulation tools. अभी क्या है, ऐसे भी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको पूछेगा क्या कर रहे हैं, कैसे फीड बना रहे हैं, मैं एक्सेल में बना लेता हूँ, 50 साल से कर रहा हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ, वो एक्सेल में फीड बनाते हैं. एक्सेल में कैसे फीड फॉर्मुलेशन बन सकते हैं, इतना सारा माइक्रो नंबर सबके पास है, बट स्टिल पीपल आर डूइंग. लेकिन अभी बेस्ट मिक्स आ गया, ब्रिल्स, बहुत सारा, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर टूल्स. ऑप्टिमाइज फेज फीडिंग टू एनहांस FCR, मतलब आजकल 4 फेज फीडिंग आ गया, वो तो दैट इज न्यूट्रिशनिस्ट सब्जेक्ट में भी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दे विल रिड्यूस ऑफ फीड वेस्ट बाय 3 to 5% बाय ऑटोमेशन. जैसे मैं बोल रहा था, ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे IoT जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और फीड मॉनिटरिंग के लिए, AI डिजीज प्रेडिक्शन एंड मोर्टेलिटी फोरकास्टिंग के लिए, ऑटोमेशन इन फीडर एंड बटरिंग सिस्टम्स, दोज आर इन द पोल्ट्री, दे ऑलरेडी नो. फार्म मैनेजमेंट एप्स फॉर डेटा विजिबिलिटी, अभी डेयरी में तो काफी आ गया टेक्नोलॉजी आपको पूरा कैटल को मॉनिटरिंग करने के लिए. स्मार्ट डैशबोर्ड्स इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रेसेबिलिटी. ये ट्रेसेबिलिटी जो वर्ड है ना, आप 90% पोल्ट्री में पूछेगा लोगों या डेयरी में पूछेगा, आप आई डोंट नो whom I was meeting few days back, I told आप ट्रेसेबिलिटी कैसे करते हैं, तो ट्रेसेबिलिटी क्या होता है, बस बेचता हूँ बस. बट ट्रेसेबिलिटी इज द ओनली वर्ड which is your future. जैसे precision nutrition is the feed future, traceability of chicken is your future, traceability of milk is the future. तो traceability बहुत important. traceability मतलब end to end, पूरा आपके फार्म से लेके फार्म तक, मतलब जो फार्म आपको मान के चलो एग्री फार्म से लेके फिर कंज्यूमर तक, पूरा आपका traceability is a big subject. सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी. अभी सस्टेनेबिलिटी का ऊपर डेयरी वेरी डिस्कशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी डेयरी. पोल्ट्री लिटर साइक्लिंग इनटू कंपोस्ट और एनर्जी. अभी पोल्ट्री में कुछ वेस्ट नहीं होता है. नाउअडेज पोल्ट्री लिटर, इवन पोल्ट्री मील, पोल्ट्री का नॉट इवन ए सिंगल परसेंटेज वी आर वेस्टिंग नाउ. एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल गिव यू सैलरी ऑफ योर पीपल. रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन लाइक सोलर, बायोगैस, बहुत सारा कंपनी में अभी आप देखें, कंपनी हो, फार्म हो, नाउ सोलर सिस्टम केम. सो जो आपको 10 रुपया 11 रुपया पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो अभी आपको 3 रुपया 4 रुपया में आ गया. तो दैट इज आल्सो सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग. इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड वाटर यूज. पैकेजिंग में बहुत सारा नॉर्म्स आपको पता है, एक EPR है कि पैकेजिंग के ऊपर आप मतलब जहां भी यूज होगा वो आपके पास वापस आएगा. वो सरकार का एक लास्ट 2023 से आया. 60% 70% फीड मिलर को मालूम नहीं है कि आप जो पैकेज कर रहे हो वहां पे एक EPR नंबर आता है. तो वो EPR नंबर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. तब जो भी आप पॉलीथीन या HDP या PP बैग यूज करते हैं उसका ऊपर कंपलसरी है. अदरवाइज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल रेड दैट एंड कैन फाइन द कंपनी, इवन दे कैन सील द कंपनी. मैक्सिमम किसको पता नहीं EPR होता है क्या है. तो ये बहुत सारा चीज है जो लैक हो रहा है. रिड्यूस एमिशन थ्रू एफिशिएंट FCR, प्रमोट क्लाइमेटिक रेजिलियंस एंड जीरो वेस्ट फार्मिंग. ये बहुत सारा जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी इज, और नॉट ओनली द मेन प्रोडक्ट, देयर आर द मल्टीपल साइड प्रोडक्ट वेस्टेज इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, फीड फार्म प्रोसेसिंग, रिटेल लिंकेज फॉर एफिशिएंसी, like I was telling, ट्रेसेबिलिटी. क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग टू अचीव स्केल. एक फार्म आप देखेगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक. जाफा हैविंग ए फार्म
in China dairy farm which is 110,000 cows in one area. कितना 1,10,000 काउ, मुझे पता नहीं बाकी नंबर्स क्या है बाकी कंट्री में. इंडिया में शायद हाईएस्ट नंबर इज 4,000 वन कोऑपरेटिव डेयरी. सो आगे जाके हमको बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा ताकि यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्ट, मल्टीप्लाई योर सुपरविजन एवरीथिंग. पीपीपी मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन. अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इज planning or trying to find somebody from the private sector who can work with the farms. तो ये PPP मॉडल में ऐसे तो आपको जैसे फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी काफी FPO भी आ गया, बट फिर भी आपको PPP मॉडल के बहुत सारा स्कोप है. हम लोग कभी कभी करते हैं कुछ जगह में, लेकिन वो भी बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है. इंटीग्रेशन एनाबल्स ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस, एनकरेज बैलेंस ग्रोथ एक्रोस स्टेट. ये सब आपका जो है वैल्यू चेन का ऊपर फोकस है. एक्सपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे मैंने बोला कि काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. आई वाज ए स्पीकर लास्ट मंथ ऑन एक्सपोर्ट फोरम जहाँ पे बाकी कंट्री के एम्बेसी भी आए थे. तो इन द इंटर डेज प्रेजेंटेशन सारे लोग फ्रूट, ग्रेन्स, बाकी आपका जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, मैं जो प्रेजेंटेशन दिया मैंने उनको सबको बोला कि आप लाइफ स्टॉक में पोटेंशियल आपको पता है. When I show my presentation, the scope, our potentiality, that there is a lot of scope on milk, chicken, egg, fish, shrimp to export. जैसे प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हुआ, वो जो भी एक्सपोर्ट का चेयरमैन आए थे, आपका सारे लोग आए थे, सब छोड़ के मेरे पास लंबा लाइन, सर बताइए कैसे करना है. तो 2-3 दिन तक लोग ऑफिस में मेरे पास आने लगे. मैंने उनका माइंड में ऐसा डाला कि आपको लाइफ स्टाइल का ऊपर क्यों फोकस करना नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप. वही एप्पल, ऑरेंज, उसका ऊपर आपका एक्सपोर्ट चल रहा है. बट एक हमने कितना 1 करोड़ एक हमने एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को. देयर आर मेनी कंट्रीज देयर एक डेफिशिएंसी. मलेशिया को हमने एक्सपोर्ट किया तो उसको इंडस्ट्री कर रहा है. बट देयर आर मेनी एक्सपोर्टर्स दैट डोंट नो दैट लाइफ स्टाइल हैज सच पोटेंशियल दैट यू कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज आल्सो. लो कॉस्ट फीड एंड अबंडेंट रॉ मटेरियल्स, फोकस ऑन प्रोसेस एंड ट्रेडिंग, ये आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल कर सकते हैं. कंप्लायंस विद रेसिड्यू वेलफेयर स्टैंडर्ड वाइटल, नीड फॉर ब्रांडिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. बिकॉज फॉर एग्जांपल नाउ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 239 लीटर मिलियन मेट्रिक टन मिल्क. अभी वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है, लोग बाद में पाउडर डालते हैं, पानी डालते हैं, समझ 87% पानी उसमें. लोग सोचते हैं जब 1 लीटर मिल्क में 87% वाटर है तो मैं और 2-3 लीटर डाल देता हूँ परसेंटेज में, क्या फर्क पड़ता है. तो फिर जिसका पास जाता है, मतलब मेन कोऑपरेटिव से दूसरा मेन दूसरा आता है, वो 87 से वो 3 डाला, मैं भी 3 डालता हूँ. जो हमारे घर में दूध आता है खोल के देखे तो पानी है. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी एक था ना कि एक राजा ने बोला ये काम करो कि मेरा बहुत बड़ा पॉन्ड है, मिल्क शॉर्टेज होता है, तो आप लोग सब रात में आके ना 1-1 लीटर दूध डालो ताकि मैं वो दूध को ना स्टोर करके रखूंगा. तो सारे लोग अपना अपना जो भी बर्तन में ला के मिल्क डाला. तो सब लोग सोचता है कि सारे लोग तो दूध डालता है, मेरा 1 लीटर पानी में क्या फर्क पड़ता है. तो सारे लोग सारा रात पूरा फिलअप हो गया. राजा सुबह आके देखा पूरा पानी में भरा हुआ है पॉन्ड. तो मंत्री को बुलाया, सबको बुलाया, अरे ये क्या हुआ. बोलते सर सब लोग को लगा कि सब लोग तो दूध डाल रहा है, मैं 1 लीटर पानी डालता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सारा पानी ही था वो. तो ये हमारा भी वही चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. फार्मर एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है बहुत सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है आगे जाके, व्हिच कैन रियली चेंज इंडिया, इज द स्किल डेवलपमेंट. फार्मर ट्रेनिंग इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फार्मर इकोनॉमिक्स, women youth inclusion in entrepreneurship, digital tools, contract farming ensure stable price and input, rural employment, income diversification. These are all the options. So strategic priorities for stakeholders, there are 4 main stakeholders for the entire livestock industry. First is the feed manufacturers. So all the feed manufacturers has to efficiency and advocacy policy reform. For example, BIS के लिए हम जाके गवर्नमेंट को खुद बोलते हैं, we are the company who wrote the BIS डायरेक्टर कि आप BIS इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो, बाकी लोग का BIS क्यों नहीं है. हम CA, हम प्रोडक्शन
मतलब जब हम सिंकिंग फी स्पीड करते थे 4 साल पहले, वी वेंट टू चेन्नई एंड आस्क्ड फॉर द सीए सर्टिफिकेशन। वो सीए डायरेक्टर बोलता है सिंकिंग फी स्पीड में नहीं होगा तो भी चल जाएगा, हम बोला नहीं हम नहीं करेंगे नहीं तो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोडक्ट। ये फीड मैन्युफैक्चरिंग का काम है। फार्मर्स प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट एक्सेस, ये फार्मर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। पॉलिसी मेकर में आपका एकेडमिया आ जाता है, यूनिवर्सिटी, सब पॉलिसी मेकर में मैंने डाला एक साथ में। एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, उनका काम है कि कैसे अच्छा गवर्नेंस दे, कैसे अच्छा फार्मर के साथ, एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जैसे पीपीपी मॉडल में बोल रहा था। इंडस्ट्री बड़ीज इंटीग्रेशन, रिसर्च एंड पार्टनरशिप, जैसा बाकी जो इंडस्ट्री है, जैसे कोई फार्मिंग कर रहा है, कोऑपरेटिव है, तो दे हैव टू थिंक हाउ टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, रिसर्च में पैसा खर्च कर रहे हैं तो पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, दैट इज देयर जॉब। सो टेक अवे मैसेज, वॉल्यूम नॉट वैल्यू। इंडिया इज नंबर 1 इन एवरीथिंग, नंबर 1 इन मिल्क, नंबर 2 in chicken, number 3 in egg, number 4 in feed, number 5 in poultry meat, number 6 in goat meat। 1 2 3 4 8 तक मेरे पास दूसरा एक प्रेजेंटेशन है, हर चीज में हम 10 नंबर का ऊपर है। ऐसा कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडिया इज नॉट इन ए पोजीशन। इंडिया का हर जगह में नंबर है। जैसे एफिशिएंसी आता है तो फिर आपको नीचे से ऊपर लाना पड़ता है। तो क्योंकि सपोज मैं एक इंटीग्रेटर है, मेरा सबसे बड़ा प्राउड क्या है, मेरा पास 5 लाख बाढ़ है, तो बाजू वाला बोलता है इसका 5 लाख है, मेरा तो 3 लाख है, मेरे को 6 लाख करना है। वो लोन ला के कैसे करके इसको 6 लाख करता है, दूसरा आदमी 7 लाख करता है। जब जाता है एक बार सब घर जाके बैठा रहता है, फिर जाके दूसरा के नौकरी करता है। तो वॉल्यूम का ऊपर दौड़ना नहीं है, सबका यही फोकस है कि फोकस ऑन वैल्यू। इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टू द मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर। हमको नंबर 1 बनना जरूर नहीं है, हमको एफिशिएंट बनना है। हमको एक गाय से हमको 40 लीटर दूध लाना है, हमको 10-15 लीटर दूध में खुश नहीं होना है, फिर प्रॉफिट होगा ही नहीं। जैसे इफ यू सी एनडीटीवी डॉक्टर घोष प्रेजेंटेशन, he was emphasized same thing कि आपको efficiency चाहिए। all the daily experts were saying the same thing, you have to bring efficiency, then you will sustain, then you will make money, then you will stand on your own feet। otherwise क्या हो, आज आप 10 गाय है, कल इसको बेच के फिर पान का दुकान दे दो। आज आपके पास 2000 का चिकन फार्म है, कल लॉस हुआ, फिर जाएगा आप पान का चाय का दुकान दे दो, तो ऐसा नहीं चलता है। you have to focus to be sustainable, focus on competitiveness, quality and global market readiness, infrastructure, cold chain। सबसे बड़ी चीज है कि कोल्ड चेन इंडिया में बहुत कम है। शायद इंडिया में जितना रिक्वायरमेंट है उसका 30% का नीचे कोल्ड चेन है। लेकिन ये एक ब्लेसिंग डिस्गाइज हो सकता है। जब अमेरिका से चिकन लेके इंडिया में आने का था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, अमेरिकन बोले कि रखेंगे कहाँ, तो इसीलिए वो आ नहीं पाया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोल्ड चेन। और चीज बताता हूँ कि सरकार का जो आपका कोल्ड स्टोरेज का ऊपर एक बहुत बड़ा 50% सब्सिडी ऑन कोल्ड स्टोरेज, वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज हमारे पास है ही नहीं, कोई चीज रखने के लिए हमारे पास है नहीं, तभी तो टमाटो 1 रुपये में सेल होता है, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल्ड चेन। प्रोसेसिंग आर वाइटल फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ, स्ट्रेंथन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चेन्स। अभी सपोज मिल्क में फॉर एग्जांपल सुबह हम लोग देख रहे थे जैसे गोकुल डेयरी का या पुणे कैथरस का, कितना सारा प्रोडक्ट है, 100 नंबर से प्रोडक्ट। चिकन वाला का कितना क्या प्रोडक्ट है, चिकन है, और क्या है, बड़ा चिकन है, और क्या है, छोटा चिकन है। ऐसे नहीं चल सकता है। वही चीज जब when it is going to KFC, अभी ब्रेस्ट से लेग है, विंग्स है, वो कितना आइटम है हमारे बच्चे बता सकते हैं, हम भी बता नहीं पाते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ऑलवेज वी हैव टू थिंक ऑन द वैल्यू चेन, बी ट्रांसपेरेंट टू योर स्टेक होल्डर्स, ऑलवेज टेल ट्रूथ टू योर स्टेक होल्डर्स। सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी है, चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटी है कि हम सबको झूठ बोलते हैं। इट इज ए नेकेड ट्रूथ। ये मैं भी कुछ सच नहीं बोलता हूँ कि सामने वाला से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये बहुत बार जगह बोलता हूँ ताकि जितना क्या बोलते हैं मतलब खुलेंगे ना, थोड़ा लोगों को नजर में आएगा। तो ये सेंटेंस बोल के मैं बंद करता हूँ। तो एक एसोसिएशन का आपको एक नंबर देना पड़ता है, मैं एसोसिएशन का नाम लिख लेता हूँ। तो जब नंबर देने के लिए आपके पास आता है ना, तो सपोज कोई भी आदमी सपोज 20,000 टन फीड बनाता है, तो मान के चलो उसको 1,000 टन फीड में, 1 टन में फीड में आपको इतना पैसा देना पड़ता है। वो क्या करता है, अरे 20,000 टन सपोज मैं बनाता हूँ या 50,000 टन बनाता हूँ, तो मेरे को 10 रुपये देना पड़ेगा, तो मैं उसको ना
20-50,000 का जगह में मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। तो दूसरा आदमी बोलता है यार इसका तो 50,000 है, ये 10,000 लिखा है, मेरा 10,000 में 2,000 कर देता हूँ। तो बाद में जब डेटा मिलता है, डेटा एक साइड में, इंडस्ट्री एक साइड में, फोरकास्ट एक साइड में, जैसे एक बार शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, हर इंडस्ट्री का मल्टीपल लोग गए, डेयरी वाला गए, पोल्ट्री वाला गए, एक्वाकल्चर वाला गए, सबको पूछा सोया कितना रिक्वायरमेंट है, कोई बोला 6 मिलियन, दूसरा से बोलते 5 मिलियन, तीसरा बोला 7 मिलियन, बोलता है पहले कितना मिलियन एक साथ में मिल के आओ तभी मैं आपको कुछ सोया का सब्सिडी दूंगा। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम क्योंकि हम एक दूसरे को डेटा शेयर नहीं करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली वी कैन रीच टू वॉल्यूम टू वैल्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मिस्टर अमिताभ। जैसा मैंने बताया था कि टेक अवे मैसेज जो आपके प्रेजेंटेशन है उसमें था कि वैल्यूज वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ हमें माइग्रेट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि केवल क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करनी है, क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है। जब तक हम क्वालिटी ओरिएंटेशन नहीं लेकर आएंगे तब तक हम एक्सपोर्ट्स मार्केट, अपने मार्केट्स में पहचान नहीं बना पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट।